हेलो एवरीवन। देखिएगा लास्ट लेक्चर में अपन ने इक्विवेलेंट मास से रिलेटेड बात की थी, एन फैक्टर की बात की थी, H2O2 से रिलेटेड बात की थी। आज अपन इस चैप्टर को नेक्स्ट मोड पे लेके जाते हैं। कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस इंपॉर्टेंट है। जितने भी अब न्यूमेरिकल्स वगैरह 2 लेक्चर में करवाने वाले हैं वो लगभग इसी कंसेप्ट से होने वाले हैं। कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस, कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस। सबसे पहले अगर अपन बात करें, ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या है कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस का, और उसके बाद अपन चेक करें इक्विवेलेंस होता क्या है, तो देखो क्या आएगा। इन एनी केमिकल रिएक्शन, इन एनी केमिकल रिएक्शन, equivalence of reactant and products are equal. In any chemical reaction, equivalence of reactant and products are equal. किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के इक्विवेलेंस और प्रोडक्ट के इक्विवेलेंस क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये इसका स्टेटमेंट है। ठीक है, मैं यहां पे इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा ऐसा बोल सकता हूं, इन एनी केमिकल रिएक्शन रिएक्टेड इक्विवेलेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोड्यूस इक्विवेलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स आर इक्वल। जो रिएक्टेंट का रिएक्टेड इक्विवेलेंस, अब मेरे पास इक्विवेलेंस तो 100 दे रखे लेकिन रिएक्टेड 40 ही कर रहा है, ठीक है ना। तो बात क्या सुनना, रिएक्टेड इक्विवेलेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोड्यूस इक्विवेलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स आर इक्वल, ये बराबर होंगे। रिएक्टेड इक्विवेलेंस होना चाहिए रिएक्टेंट का, ठीक है। समझो बात को, पहले इक्विवेलेंस समझ लेते हैं। इक्विवेलेंस क्या होता है? इक्विवेलेंस का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द इक्विवेलेंस? इक्विवेलेंस होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। मास अपॉन क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट। सुनना बात को, पहला फॉर्मूला। तो सेकंड नंबर फॉर्मूला, इक्विवेलेंस का सेकंड नंबर फॉर्मूला क्या हो सकता है? मैंने कहा एक काम करो, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास दे रखा है ना, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास दे रखा है, तो सुनना, इक्विवेलेंस ऐसे भी हो सकता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। कैसे? नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आया था नंबर ऑफ इक्विवेलेंस अपॉन वॉल्यूम, तो n इंटू वी करोगे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस भी आ जाएगा, n इंटू वी। थर्ड नंबर, नॉर्मेलिटी को लिखा मोलारिटी इंटू n फैक्टर इंटू वॉल्यूम। मोलारिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है? मोल, मोल इंटू n फैक्टर, मोल इंटू n फैक्टर। तो मैं इसको एक लाइन में समराइज कर दूं, इसको एक लाइन में समराइज कर दूं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस जो होता है वो किस किस के बराबर होता है? मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट के, या फिर नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम के, या फिर मोल इंटू n फैक्टर के। जो दे रखा होगा उसको यूज में लेना है, जो इसमें से यूज आएगा वो यूज में लेना है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस इन तीनों को बोलते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस इन तीनों को ही बोला जाता है, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, n इंटू वी, या फिर मोल इंटू n फैक्टर। समझे बात को, कैसे यूज करना है इसका? जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने कहा एक रिएक्शन है HCl प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कन्वर्ट हो रहा है CaCl2 प्लस H2O। मेरे को ना तो इसके मूल मालूम है, ना इसके मूल मालूम है, ना इसके मूल मालूम है, ना इसके मूल मालूम है। मैंने कहा इसके मूल काम में आ रहे हैं इस रिएक्शन में N1, इसके काम में आ रहे हैं N2, इसके काम आ रहे हैं N3 और इसके काम में आ रहे हैं N4। मैंने कहा केमिकल रिएक्शन है ना, अगर ये तो केमिकल रिएक्शन है तो इक्विवेलेंस ऑफ HCl is equal to equivalence of calcium hydroxide is equal to
इक्विवेलेंस ऑफ CaCl2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ H2O, सब बराबर होंगे। अच्छा सब बराबर होंगे तो मैंने कहा चेक करते हैं। मोल है मेरे पास, तो इसका मतलब मोल और एन फैक्टर का रिलेशन आएगा इस बार। तो मोल है N1 इंटू एन फैक्टर है HCl का 1 इज इक्वल टू N2 इंटू इसका एन फैक्टर है 2 इज इक्वल टू CaCl2 का एन फैक्टर कंपाउंड है तो एन फैक्टर होगा 2, N3 इंटू 2 और इसका N4 इंटू 1। H2O का एन फैक्टर होता है 1, H प्लस और OH माइनस के आयन के फॉर्मेट में स्प्लिट होगा। मैंने कहा ठीक है। इफ N1 इज इक्वल टू 1 हो जाए, इफ N1 इज इक्वल टू आप 1 ले लेते हो या N2 इज इक्वल टू 1 ले लो आप, तो N2 इक्वल टू 1 लिया तो N1 इज इक्वल टू N2 1 है तो N1 आ गया 2, N3 कितना आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, N3 भी कितना आ जाएगा N2 के बराबर, N2 कितना है 1 और N4 किसके बराबर आएगा N1 के, तो आ गया 2। ये आ गया। देखो अगर मैंने N2 को 1 कंसीडर किया तो N1 2 आ गया, N3 1 आ गया, N4 2 आ गया। तो देखो रिएक्शन क्या बन गई, N1 की वैल्यू पुट कर दो तो N1 की वैल्यू है 2, तो इसका मतलब 2 टाइम्स HCl, इसका एक ही है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कन्वर्ट CaCl2, N3 की वैल्यू भी 1 ही है ये लो, प्लस N4 की वैल्यू 2 है तो 2H2, ये बन रहा है 2 टाइम्स HCl प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कन्वर्ट होगा CaCl2 प्लस 2H2 में। ये रिएक्शन बनने वाली, बोलो बन जाएगी ये रिएक्शन। तो देखो मेरा पर्पस बैलेंस करना नहीं था, मैंने तो आपको समझाया कि इक्विवेलेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसमें रिएक्टेड इक्विवेलेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोड्यूस इक्विवेलेंस ऑफ प्रोडक्ट जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। बात क्लियर? चलिए आगे। ये तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया इक्विवेलेंस का होता क्या है। अब अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, खूब सारे क्वेश्चन एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, इक्विवेलेंट मास के करने से करेंगे आज। पहला क्वेश्चन करवाता हूं, टाइट्रेशन वगैरह सब करवाएंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंस of H plus and sulfate ion in H2SO4, ये दिया मैंने, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने कहा H2SO4 है ना, मैं आपको यहां पे कुछ चीज बताना चाह रहा हूं इसलिए ये क्वेश्चन दिया है। H2SO4 में H प्लस का मास कितना है 2 और SO4 माइनस 2 का 96। अच्छा इक्विवेलेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंस कैलकुलेट कर लो इधर, फिर उसका रेशियो ही तो लेना है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस 2 डिवाइड बाई एटॉमिक वेट हो गया 1, ये सॉरी इक्विवेलेंट वेट H प्लस का 1 ही होता है, ये हो गया 2। 96 अपॉन 48 ये भी कितना आ गया 2, बराबर आया ना नंबर ऑफ इक्विवेलेंस। तो ऐसा बोल दूं क्या इक्विवेलेंस बराबर है, तो रेशियो ऑफ इक्विवेलेंस जो होगा 2:2, 1:1। इसका मतलब इक्विवेलेंस हमेशा है H2SO4 में जो H प्लस का इक्विवेलेंस होगा वही सल्फेट आयन का इक्विवेलेंस होगा, जो H प्लस का इक्विवेलेंस होगा वही सल्फेट आयन का इक्विवेलेंस होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जो इक्विवेलेंस कैल्शियम का होगा वो OH का होगा, जो CaCl2 में जो इक्विवेलेंस कैल्शियम का होगा वो Cl माइनस का भी होगा। मेरे कहने का मतलब ये, समझ में आ रही है बात, बोलो। तो अगर कोई CaCl2 दे रखा हो, H2SO4 दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, उसमें आयंस के इक्विवेलेंस क्या रहते हैं हमेशा बराबर, उसका रेशियो क्या रहेगा 1:1। बात समझ में आई? चलो आगे, अब आगे बात करते हैं। ये तो आपको इक्विवेलेंस का कंसेप्ट समझा दिया मैंने, ठीक है। चले नेक्स्ट आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं आगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अब मैं इक्विवेलेंट मास पे आ रहा हूं। मेरे को 3 चीज करवानी थी, इक्विवेलेंट मास, एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने के मेथड, और फिर टाइट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। उन सबको अपन करते हैं। मैं हेडिंग नाम की कोई चीज नहीं लगा रहा हूं,
आप तो समझते जाना, मैं फॉर्मूले बनाते जाऊंगा न्यूमेरिकल पॉइंट में, है ना। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हाइड्राइड is 13, then equivalent weight of metal oxide is। इस टाइप के खूब क्वेश्चन बने जाते हैं, ठीक है। एक तो ये सुनना बात को ढंग से, करना कैसे। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हाइड्राइड, कोई भी मेटल हाइड्राइड हो, मेरे को फॉर्मूला ही मालूम नहीं। मेटल के ऊपर चार्ज मैंने मान लिया x होगा, हाइड्रोजन के ऊपर -1 होगा, तो फॉर्मूला ऐसा बना होगा MHX। तो इसका मतलब क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन, नंबर का कोई लेना देना ही नहीं है, इज इक्वल टू कितना है 13। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट होता है 1, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल M हो जाएगा 12। अब मुझसे क्या पूछा है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड। अगर मेटल ऑक्साइड होगा तो इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल M प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्साइड का मतलब। मेटल का कितना है 12 अपन ने कैलकुलेट कर लिया, ऑक्सीजन का अपन ने कैलकुलेट कर रखा है 8, तो कितना हो गया 20। कितना हो गया 20 हो गया। बात आ रही समझ में, बोलो ठीक है बात। चले आगे, ये इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 12 ग्राम मेटल react with 32 gram of oxygen, calculate equivalent weight of metal। बेसिक डेफिनेशन के ऊपर जाइएगा आप, बेसिक डेफिनेशन के ऊपर जाइए, आपको आइडिया हो जाएगा। 12 ग्राम मेटल रिएक्ट विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, देन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल। तो मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन में, देखना मैं क्या करने वाला हूं। मैंने तो बेसिक डेफिनेशन ये बोली है कि 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है 12 ग्राम ऑफ द मेटल। बोलो, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन से कितना रिएक्ट होगा 12 अपॉन 32, और ऑक्सीजन के लिए कहां पे डिफाइन होता है 8 ग्राम पे, तो 12 अपॉन 32 इंटू 8 कितना आ जाएगा 3 ग्राम। मीन्स इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। मैं चाहूं तो इसका फॉर्मूला भी लिख सकता हूं, कैसे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट, कितना लिखा था 12 अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू 8। ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्लोरीन के रेस्पेक्ट में डिफाइन करूंगा, तो मास ऑफ द एलिमेंट अपॉन मास ऑफ द क्लोरीन इंटू क्लोरीन के लिए कहां पे डिफाइन होता है 35.5, तो 35.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। इक्विवेलेंट वेट हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में डिफाइन करूं तो मास ऑफ द एलिमेंट अपॉन मास ऑफ द हाइड्रोजन इंटू 1। यही तो बात होगी, बोलो। ये 3 फॉर्मूले हो गए। अब इस 3 फॉर्मूले के ऊपर आपको न्यूमेरिकल मिल सकते हैं। एक तो मैंने करवा दिया, इसके अलावा भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। चले आगे, देखिएगा मैं क्वेश्चन बता रहा हूं।
अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये 3 फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। प्रॉब्लम क्या दे रखा है, 3.15 ग्राम मेटल ऑक्साइड, 3.15 ग्राम मेटल ऑक्साइड reduced by hydrogen and gives 1.05 gram of metal. Calculate equivalent weight of, calculate the equivalent weight of metal. कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल। आप वीडियो को पॉज करें और उसके बाद इस क्वेश्चन को ट्राई करें। आपके सामने सब कुछ फॉर्मूले वगैरह लिखे हुए, उसके अकॉर्डिंग ट्राई करें कि कैसे करोगे आप, ठीक है, कैसे करना चाहिए। बताओ बताओ जल्दी से, बोलो। सिंपल सी बात देखो, बहुत सिंपल सिंपल से सॉल्यूशन आएंगे इसके। 3.15 ग्राम मेटल था प्लस ऑक्सीजन था, है ना। इससे 1.05 ग्राम मेटल बन गया। इसका मतलब मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 3.15 ग्राम मेटल ऑक्साइड में से 1.05 ग्राम अगर मेटल चला गया तो इसका मतलब 2.10 ग्राम क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। बोलो, अगर ये आया तो यहां पे पुट कर दो। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, मास ऑफ द एलिमेंट 1.05 अपॉन 2.110 इंटू 8, ये हो जाएगा 2, ये आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू 4। आगे इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू 4। आगे देखो, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के कर रहे हैं पहले तो सारे। मैंने एक क्वेश्चन करवाया, उससे 3 फॉर्मूले डिराइव किए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस से रिलेटेड, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने से रिलेटेड। ऑन हीटिंग of 12.1 gram metal hydride gives 0.1 gram of hydrogen. Calculate equivalent weight of metal. Equivalent weight of the metal. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 12.1 ग्राम मेटल हाइड्राइड था, इससे जो है वो 0.1 ग्राम अगर हाइड्रोजन बन रही है, तो मेटल हाइड्राइड में मेटल प्लस हाइड्रोजन होता है, तो मास ऑफ द मेटल कितना हो जाएगा, मास ऑफ द मेटल हो जाएगा 12.1 माइनस 0.1 इज इक्वल टू 12 ग्राम। यही होगा ना, 12 ग्राम आ गया। तो एक बात बताओ, इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मास ऑफ द मेटल अपॉन अपॉन मास ऑफ द हाइड्रोजन 0.1 इंटू 1, कितना आ गया बोलो, 120। इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया, 120। ठीक है, चले आगे, समझ में आ गया ना, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, 0.12 ग्राम मेटल हाइड्राइड gives 33.6 ml H2 at NTP on dissolving
on dissolving in dilute H2SO4, dilute H2SO4, then equivalent weight of metal, equivalent weight of metal, ये आपको बताना है, ये आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। चलो अभी बता देते हैं। 0.12 ग्राम ऑफ मेटल हाइड्राइड गिव्स 33.6 ml H2 at NTP on dissolving in dilute H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 की मेटल हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, मेटल हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, तो ये बोल रहा है कि कितना ml H2 दे रहा है, 33.6 ml। मेरे पास तो हाइड्रोजन के लिए क्या है मालूम है, मेरे पास कैलकुलेट करने का तरीका है मास ऑफ द मेटल अपॉन मास ऑफ द हाइड्रोजन इनटू क्या, इनटू क्या, बोलो बोलो भैया बोलो, इनटू 1, यही तो है, यही तो है। अब देखो इसको कैसे करना है अपन को, इसको अपन को कैसे करना है, ठीक है। चलो मैंने कहा मास ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करता है अपन को, तो मास ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करने का तरीका क्या रहेगा, मोल ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लो सबसे पहले। मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन वॉल्यूम एट एनटीपी डिवाइड बाई 22,400 ml मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आ गया 33.6 अपॉन, ये आ गया मास ऑफ हाइड्रोजन, आ गया मास ऑफ हाइड्रोजन। इसको बेटा सोल्व करना एक थोड़ा डिफिकल्ट टास्क नहीं लग रहा है क्या आपको, 0.12 ग्राम में से ये माइनस वगैरह करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क नहीं लगेगा, लगेगा ना। चलो मैं ऐसे ही पढ़ा रहने देता हूं मास ऑफ हाइड्रोजन को। सुनना बात लोग से, ये मास ऑफ हाइड्रोजन आ गया मास ऑफ हाइड्रोजन। अगर मेरे को फॉर्मूला देना है तो देख लीजिएगा, अगर फॉर्मूला देना होता है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन की जगह, तो इक्विवेलेंट वेट का तो फॉर्मूला ये हो जाएगा मास ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय 33.6 इंटू ये, तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं क्या, मास ऑफ एलिमेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट एनटीपी मल्टीप्लाई बाई, ये अगर ml में होगा तो ऊपर मल्टीप्लाई बाई किसका, 11,200 ml का। लेकिन क्या मेरे को मास ऑफ एलिमेंट मालूम है क्या, क्या मेरे को मास ऑफ एलिमेंट मालूम है क्या, बताओ। मास ऑफ एलिमेंट मालूम ही नहीं है इस बार। हाँ मेटल हाइड्राइड का मास मेरे को जरूर मालूम है, मेटल हाइड्राइड का मास मेरे को जरूर मालूम है, सही है। मैंने कहा ठीक है चलो करते हैं, अभी कैलकुलेट हो जाएगा, करते हैं कैलकुलेट हो जाएगा। देखो सुना बात को, मास ऑफ एलिमेंट अपन को आइडिया नहीं है, तो मैं एक बात बता रहा हूं आपको, इक्विवेलेंस तो बराबर रहेगा। ये मेटल हाइड्राइड था, यहां पे ये मेटल हाइड्राइड था, और ये रिएक्शन करके क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस। तो ऐसा मैं बोल दूं नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ मेटल हाइड्राइड, अगर ये आपको अप्लाई करना आ गया ना तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ हाइड्रोजन। मेटल हाइड्राइड के इक्विवेलेंस जो होंगे वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ हाइड्रोजन के क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। करो बराबर, कितना दे रखा है मेटल हाइड्राइड का मास, 0.12 ग्राम, ये 0.12 ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, मेटल का इक्विवेलेंट वेट E प्लस हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट 1, तो E प्लस 1 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास कितना आया बताओ, ये रहा, ये आ जाएगा
बोलो, ये इक्विवेलेंस बराबर आ जाएगा, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट एक ही होता है, ये हट गया, कितना आ जाएगा 3, 12 अपॉन E प्लस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 100, 4, यही आएगा, ये आएगा तो E प्लस 1 इज इक्वल टू 400, तो E इज इक्वल टू 399, इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा 399 आ जाएगा। बोलो, देखो क्या गलती हुई है क्या, कहीं पे गलती हुई है क्या? थर्टी 3.6 ml ही तो दिया था। सही है, ठीक है, 399 आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट, किसका? मेटल का। ठीक है, चलो आगे, अगला क्वेश्चन देखो, 7 नंबर क्वेश्चन। सेवन नंबर क्वेश्चन, ये समझ में तो आ रहा है ना? मैंने बिल्कुल बेसिक से प्रॉब्लम उठाई है, मैंने आपको कन्वर्ट करके सिखा दिया, वॉल्यूम ऑफ H2 गैस एट एनटीपी इनटू 11.2, ये नहीं लगा सकता था क्योंकि मास ऑफ मेटल मेरे को मालूम नहीं था। ये अगर आपको समझ में आ गया ना, मेटल हाइड्राइड हाइड्रोजन में कन्वर्ट हुआ तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस बराबर होने चाहिए, यही कॉन्सेप्ट अब हर जगह लगेगा आगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 ये बोल रहा है 1 ग्राम मेटल नाइट्रेट, 1 ग्राम मेटल नाइट्रेट gives 0.8 ग्राम मेटल सल्फेट, कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। ये इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे, ठीक है। अब बताओ, कैसे करना है? सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 ग्राम मेटल नाइट्रेट है, ये लो मेटल नाइट्रेट, ये कन्वर्ट हो रहा है मेटल सल्फेट में, तो मैं तो ऐसा बोल सकता हूं ना, इक्विवेलेंस ऑफ मेटल नाइट्रेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ मेटल सल्फेट, बराबर होगा बराबर। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, बराबर होना चाहिए, तो सुनो, करो बराबर इसके। कितना ग्राम दे रखा है? इक्विवेलेंस का फॉर्मूला क्या? मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ये रहा मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट ई, नाइट्रेट का 62 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ मेटल सल्फेट 0.8 डिवाइड बाई m प्लस सल्फेट का कितना 48, हो गया ना आपका काम, 5 अपॉन ई प्लस 62 इज इक्वल टू 4 अपॉन ई, लिखो ई प्लस 48, मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, 5e प्लस 240 इज इक्वल टू 4e प्लस 248, तो E इज इक्वल टू कितना? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। दो बहुत सिंपल से क्वेश्चन बने हैं, देख लो। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो मैंने करवाए अभी तक 6-7 क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन किससे रिलेटेड थे? इक्विवेलेंट मास से रिलेटेड थे। और देखो एक दो क्वेश्चन, अगर आपको कोई रिएक्शन दे दे और फिर पूछे बताओ उसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, जैसे एक रिएक्शन लिखी मैंने HCl प्लस
Na2CO3। कार्बोनेट की रिएक्शन अगर HCl के साथ करवाते हो तो बन गया 2 टाइम्स NaCl, या NaCl बन गया प्लस H2O प्लस क्या बन गया, CO2। मैं एक रिएक्शन को बैलेंस कर लेता हूं यहां पे, ये आ गया, यही आया ना। सुनना बात को ढंग से, मेरे को चाहिए इक्विवेलेंट वेट। इस क्वेश्चन का पर्पस ये है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2CO3 चाहिए मेरे को। इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2CO3 चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है, इन दोनों के इक्विवेलेंस बराबर होंगे। इन दोनों के इक्विवेलेंस क्या होंगे, बराबर होंगे। इक्विवेलेंस ऑफ HCl इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ Na2CO3। बोलो, दोनों के इक्विवेलेंस बराबर होंगे तो HCl के इक्विवेलेंस मोल इंटू एन फैक्टर, इसके मोल इंटू एन फैक्टर, है ना, यही होगा। चलो इसका इक्विवेलेंस कैलकुलेट कर रहा हूं। HCl का मोल कितना है, 2 एन फैक्टर 1, ठीक है। इसका मोल 1 आया, एन फैक्टर कैलकुलेट कर लेता हूं। एन फैक्टर कितना आ गया, 2 आ गया। एन फैक्टर 2 आया तो इसका इक्विवेलेंट वेट जो होगा वो होगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 2। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 106 डिवाइड बाय 2, 53। सर ये इतनी माथापच्ची क्यों करवाई, हम डायरेक्ट भी तो कैलकुलेट कर सकते थे। Na2CO3 का एन फैक्टर जो होता है वो 2 होता है, हम डायरेक्ट, मैंने कहा हाँ कर तो सकते थे। मैंने कहा मेरा पर्पस ये नहीं क्वेश्चन बताने का, मेरा पर्पस तो अब आ रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखे, HCl प्लस Na2CO3 कन्वर्ट होगा NaHCO3 के अंदर प्लस NaCl के अंदर, ये मेरा पर्पस है। अब मेरे से पूछा इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2CO3 बताओ, तो मैंने कहा देखो अब रिएक्शन तो बैलेंस्ड है, तो वो इक्विवेलेंस ऑफ HCl इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ Na2CO3। रिएक्शन बैलेंस है तो इसका मोल 1 है, एन फैक्टर 1 है, इसका मोल 1 काम आया एन फैक्टर, तो मैंने कहा एन फैक्टर इसका देखो इस बार 1 आया। अगर इसका एन फैक्टर 1 आया तो इसका इक्विवेलेंट वेट जो होता है 106 अपॉन 1 कितना आ गया, 106। पहले कितना आया था, 53। अब डायरेक्ट करोगे तो क्या आएगा, गलत आएगा। जब रिएक्शन दे रखी हो तो एन फैक्टर ऐसे कैलकुलेट करते हैं, रिएक्शन दे रखी हो तो एन फैक्टर ऐसे कैलकुलेट करते हैं। समझ में आ रही है बात। तो जब Na2CO3 NaCl प्लस H2O प्लस CO2 में कन्वर्ट होता है तो इसका एन फैक्टर 2 होता है, और जब ये सोडियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होता है तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, 1 ही होगा। बोलो समझ में आया। ये बेसिक डिफरेंस है। मेरा पर्पस ये क्वेश्चन बताना नहीं था, मेरा पर्पस तो ये वाला क्वेश्चन बताने का था। बात क्लियर सारी। ये मैंने 9 क्वेश्चन करवा दिए इक्विवेलेंट मास से रिलेटेड। मेटल क्लोराइड हो तो बता दिया, ठीक है ना, ऑक्साइड हो तो बता दिया, हाइड्राइड हो तो बता दिया, एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है मेटल नाइट्राइड मेटल सल्फेट में तो इक्विवेलेंट मास कैसा आएगा, सब कुछ बता दिया मैंने आपको। रिएक्शन दे रखी हो तो कैसे करना है, कर लोगे। अब जो तुम्हारे मॉड्यूल में मोल कंसेप्ट में दे रखा था उन क्वेश्चन को आपको करना है बस। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब मैं मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट डिटर्मिनेशन पे आ रहा हूं। नो क्वेश्चन करवा दिए, एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट के डिटर्मिनेशन पे आ रहा हूं। मैंने कोई हेडिंग नहीं लिखवाई, कोई नाम नहीं लिखवाया, क्वेश्चन से सारे डील किए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। A compound contains 28% nitrogen and 72% metal by mass. 3 atoms of nitrogen combine with 3 atoms of metal combine with
2 atom of nitrogen, 2 atom of nitrogen, then atomic weight of metal. मैंने कहा ठीक है, चलो करते हैं इसको सोल्व, और तो क्या। मेरे को ये मालूम है इस 28 ग्राम नाइट्रोजन होगा, तो मैंने कहा 72 ग्राम मेटल होना चाहिए। ठीक है, 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन विथ 3 एटम ऑफ मेटल। मैं नाइट्रोजन के 2 एटम का वेट कितना होगा 28 ग्राम। अब सर 28 AMU होना चाहिए, तो 2 मोल एटम मान लो, क्या फर्क पड़ेगा, 2 मोल एटम मान लो 28 ग्राम हो गया। मैंने कहा ठीक है, तो देखो 28 ग्राम नाइट्रोजन होता है तो वो कितने ग्राम से रिएक्ट करता है 72 से, तो ये लो, इसका मतलब मेरे को ये मालूम चल गया 3 एटम का वेट जो आएगा वो 72 आएगा, ये यहां से मालूम चला। मैंने कहा 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन 3 एटम ऑफ मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन का वेट कितना हो गया 28। मेरे को मालूम है जब 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट करता है तो साथ में मेटल कितना होता है 72, तो इसका मतलब 3 एटम का वेट कितना हो गया 72। तो मास ऑफ या एटॉमिक मास ऑफ मेटल मींस 1 एटम का मास कितना होगा, तो मैंने कहा 3 एटम का मास 72 है, डिवाइड बाई 3, तो एटॉमिक वेट कितना आ जाएगा 24। ये एटॉमिक वेट डिटरमाइन करने का मेथड है। इस टाइप का क्वेश्चन मिले आपको ऐसे टैकल करना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ग्राम MCl2 react with excess of AgNO3, excess of AgNO3 and all chlorine atom converted into 1.2 gram of AgCl, then calculate atomic mass of metal, एटॉमिक मास ऑफ मेटल आपको ये पूछा गया है। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ मेटल से रिलेटेड बात पूछी गई। ठीक है, 1 ग्राम MCl2 है, रिएक्ट कर रहा है एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ, एंड ऑल क्लोरीन एटम्स कन्वर्टेड इनटू 1.2 ग्राम ऑफ AgCl, देन कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ M। मैं आपको थोड़ा सा यहां पे एक बात बताना चाहता हूं, इसको करना कैसे, एक मेथड बता रहा हूं, POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। आप चाहो तो POAC अप्लाई कर दो, नहीं तो फिर मैं एक काम करने वाला हूं, मैं तो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस भी बता दूंगा, मैं कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस से भी कर लूंगा। MCl2 रिएक्ट करके कन्वर्ट हुआ AgCl में, तो मैं एक बात बोलूं क्या, इक्विवेलेंस ऑफ MCl2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ AgCl। बोलो, यही तो आएगा भैया। अगर ये आएगा तो दो, मेटल के ऊपर चार्ज मेरे को मालूम है +2 है, कितना है +2 है, 400 मालूम है ना, MCl2 बनाया इसका मतलब तो। ठीक है, लगाओ, कितना ग्राम दे रखा है 1 अपॉन इक्विवेलेंट मास। मेटल का इक्विवेलेंट मास क्या होगा m/2, कैसे लिखा है m/2, एटॉमिक वेट अपॉन n फैक्टर 2 है। क्लोरीन का कितना होता है 35.5, ये लो, इज इक्वल इक्विवेलेंस ऑफ AgCl कितना ग्राम बना है 1.2, डिवाइड बाई क्या करे, AgCl का 143.5 होता है, चलो 143.5 ग्राम इज इक्वल टू 0.6 m प्लस, मल्टीप्लाई करो, 12 को
60 का 0 हो गया 6, 60 और 6 हो गया 66, 66 का हो गया 6, 42, 42.6 आ जाएगा। ये आएगा, 2 के बाद में पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। 0.6 m इज इक्वल टू 42.6 माइनस कर देना भैया 0.9, 100.9 आएगा। तो m बराबर 100.9 डिवाइड बाई 0.6, m बराबर कितना हो जाएगा 16, पीछे कितने बच गए 4, 168 आना चाहिए अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट 168 आना चाहिए। बोलो कि नहीं आएगा? 168 आ जाएगा अप्रोक्सीमेट। एक 1008 होता तो आ ही जाता है 168 एग्जैक्ट, 168.16 ऐसा कुछ आएगा। मैंने इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट लगाया, मेटल का चार्ज मेरे को मालूम था तो मैंने m/2 लिख दिया यहाँ पे एटॉमिक वेट और सॉल्व कर लिया। ठीक है बात, चले आगे बोलो। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 देखे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखे जो अपन नेक्स्ट बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? 1 ग्राम मेटल क्लोराइड contains 0.835 gram chlorine. If metal contains, if vapor density of metal chloride is 85, then calculate atomic weight, then calculate atomic weight and valency of metal। इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। दो कैसे करें इस क्वेश्चन को? मैंने कहा एक चीज तो है, इक्विवेलेंट मास तो बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे? मैंने कहा 1 ग्राम मेटल है तो मास ऑफ मेटल कितना हो जाएगा? मैं कहूंगा मास ऑफ मेटल क्लोराइड माइनस ये मास ऑफ मेटल क्लोराइड माइनस मास ऑफ क्लोरीन, ये आ जाएगा 0.165 ग्राम आ जाएगा। आ गया मास ऑफ द मेटल। अगर ये आएगा मास ऑफ द मेटल तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? मास ऑफ द मेटल डिवाइड बाय मास ऑफ द क्लोरीन इनटू 35.5। इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, 7 आएगा। इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, 7 आएगा। इक्विवेलेंट वेट आ गया 7। मैंने मान लिया मेटल के ऊपर चार्ज प्लस का एक्स है, सीएल के ऊपर -1 है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? MClX। यही तो बनेगा। सेकेंड नंबर बात, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी, तो 170 हो जाएगा। 170 किसके इक्वल है? एटॉमिक वेट क्या होगा? देखो इक्विवेलेंट वेट होता है एटॉमिक वेट अपॉन n फैक्टर, तो एटॉमिक वेट होगा इक्विवेलेंट वेट 7 इंटू n फैक्टर हो गया x, तो 7x हो जाएगा एटॉमिक वेट। तो m का एटॉमिक वेट आ गया 7x, इसका x इंटू 35.5, तो 170 इज इक्वल टू 42.5x, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 4। वैलेंसी आ गई 4 और इक्विवेलेंट वेट है 7, तो एटॉमिक वेट जो आएगा वो हो जाएगा 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 28। एटॉमिक वेट आ गया 28, वैलेंसी आ गई 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा,
the chloride of metal contains 50% of chlorine. 50% of chlorine. If specific heat of metal is 0.056 calorie per gram, 0.056 calorie per gram, then calculate atomic weight of metal and its valency. ये आपको कैलकुलेट करना है, एटॉमिक वेट ऑफ मेटल एंड इट्स वैलेंसी, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो यहां पे एक स्पेसिफिक हीट वर्ड करके आया है, दो इसके लिए एक मैं आपको रिलेशन बताता हूं। इसके लिए एक रूल है, ड्यू लॉग पेटिट रूल। ये क्या कहता है कि स्पेसिफिक हीट इनटू एटॉमिक वेट जो होता है वो अप्रोक्सीमेट 6.4 होता है, और स्पेसिफिक हीट किस में देनी चाहिए? कैलोरी पर ग्राम में। तो ये अप्रोक्सीमेट किसके बराबर होता है? 6.4 के बराबर होता है। ठीक है, तो मैं अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट कैलकुलेट कर लूं। अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट इज इक्वल टू 6.4 डिवाइड बाई 0.056, अप्रोक्सीमेट 114 के आसपास आएगा। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट आया, एग्जैक्ट तो नहीं है। द क्लोराइड ऑफ मेटल कंटेन्स 50% ऑफ द क्लोरीन, 50% ऑफ द क्लोरीन। इसका मतलब ये हो गया, अब मेरे को इसका कैलकुलेट करना है क्या? इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, किसका? मेटल का। तो देखो ये मेटल क्लोराइड है, इसमें 50% क्लोरीन है, तो 50% कौन होगा? मेटल भी होगा। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल जो आएगा वो तो फिर ये आना चाहिए। बोलो कितना आएगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल, मास ऑफ द मेटल 50 अपॉन मास ऑफ द क्लोरीन इंटू 35.5, कितना आएगा? बोलो 35.5। ये अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट है। तो मेरे को तो मालूम है ना इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होता है? एटॉमिक वेट डिवाइड बाय वैलेंसी। तो वैलेंसी हमेशा इंटीजर में होती है, एटॉमिक वेट डिवाइड बाय क्या? इक्विवेलेंट वेट। कितना दे रखा? 114 डिवाइड बाय 35.5, तो ये लगभग 3 आएगी वैलेंसी, आएगी 3। अगर वैलेंसी 3 आ गई तो एग्जैक्ट एटॉमिक वेट जो आएगा वो लगा दो, वैलेंसी 3 इंटू इक्विवेलेंट वेट 35.5, तो 106.5 ग्राम आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? एग्जैक्ट एटॉमिक वेट। ठीक है बात। ये देखो मैंने 13 क्वेश्चन करवाए आज वाले लेक्चर में, इसमें एटॉमिक वेट आ गए, इक्विवेलेंट वेट आ गए, मॉलिक्यूलर वेट चाहिएगा तो मॉलिक्यूलर वेट भी कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस में टाइट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन टाइट्रेशन से रिलेटेड, और उसके बाद अपन 5 या 6 क्वेश्चन में कराऊंगा एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड। एस्टिमेट ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड जेल्डाल मेथड, कर्टियस मेथड, ठीक है ना, कैरियस मेथड, इस टाइप के नाम आएंगे, उनसे रिलेटेड अपन बात करेंगे। ठीक है, चलो यहां तक करना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।